उत्तराखंड में निकाय चुनाव का समर अब अपने अंतिम दौर को पार कर चुका है। प्रचार का शोर थम गया है। अब सभी प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें जरूर बढ़ गई होंगी। 25 जनवरी को कहां जश्न होगा और कहां सन्नाटा पसरेगा, अब इसके लिए थोड़ा ही इंतजार बाकी है। अब तक इस चुनावी समर में क्या क्या घटनाक्रम रहे जो हैरान करने वाले रहे, हम भी उस पर एक नजर डाले चलते हैं ताकि सनद रहे। साथ ही आपको बताएंगे कि कहां जनता और पार्टी कार्यकर्ता असली और नकली के खेल में फंसे रहे। इस चुनाव में अलग अलग तरह के नैरेटिव जो नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं, उस पर भी बात होगी। वीडियो में बात उन निर्दलीय उम्मीदवारों को लेकर भी जरूर करेंगे जो भाजपा कांग्रेस की मुसीबत बन गए हैं, और साथ ही भाजपा के उन मंत्रियों की भी बात होगी जिनके लिए इस चुनाव के नतीजे उनके आने वाले भविष्य की राह भी तय करने वाले साबित होंगे। सबसे पहले बात इस चुनाव में सेट हुए नैरेटिव की। इस बार कुछ सीटों पर चुनावी समीकरणों को प्रभावित करता पहाड़ी मैदानी का मुद्दा जमकर उछला, खासतौर पर ऋषिकेश में। उत्तराखंड के निकाय चुनावों में पहाड़ी मैदानी का मुद्दा कई बार चुनावी समीकरण को प्रभावित करता है। यह मुद्दा मुख्यतः पार्टी की रणनीति, उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि और स्थानीय संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। निकाय चुनावों में पहाड़ी मैदानी का मुद्दा एक भावनात्मक और रणनीतिक हथियार के रूप में भी काम करता है, जो चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि इसका असर तभी गहरा होता है जब स्थानीय मुद्दे और प्रशासन से जुड़े असंतोष को इस भावनात्मक मुद्दे के साथ जोड़ा जाए। लेकिन ऋषिकेश में इस बार यह मुद्दा इसलिए भी जोर पकड़ा क्योंकि दोनों राष्ट्रीय दल भाजपा और कांग्रेस ने इस बार उत्तराखंडी मूल के किसी भी प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। नतीजा यह हुआ कि निर्दलीय रहे स्थानीय चेहरे को लोगों ने खूब जमकर सपोर्ट किया। पहाड़ और मैदान के मुद्दे में क्षेत्रीय पहचान और भावनाएं गहराई से जुड़ी होती हैं। पहाड़ी इलाकों के लोगों को लगता है कि मैदानी इलाकों में विकास तेज गति से हुआ है, जबकि उनका क्षेत्र यानी पहाड़ विकास में पीछे छूट गया है। पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए बुनियादी जरूरतों का मुद्दा प्रमुख होता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, जबकि मैदानी लोगों के लिए मुद्दा अक्सर बेहतर शहरीकरण और गुटबाजी विशेषकर रहता है। अगर राजनीतिक दल इस मुद्दे को चुनाव प्रचार में उभारते हैं तो यह भावनात्मक प्रभाव डाल सकता है। उदाहरण के लिए, पहाड़ी क्षेत्र के उम्मीदवार को मैदान में चुनाव लड़ने के लिए उतारा जाए या मैदान के उम्मीदवार को पहाड़ी क्षेत्र में, तो यह वर्ग विशेष की भावनाओं को आहत कर सकता है। उत्तराखंड के मैदानों जैसे हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर में बसने वाले लोगों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, जिसमें बाहरी राज्यों से आए प्रवासियों का योगदान है। पहाड़ी लोग ये मुद्दा उठाते हैं कि इससे उनका प्रतिनिधित्व और अधिकार कम हो रहे हैं, इसलिए अब पहाड़ के मूल निवासी अपने प्रतिनिधित्व की तलाश कर रहे हैं। जब भी कोई पार्टी किसी गैर उत्तराखंडी मूल के किसी उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाती है तो पहाड़ी मूल के लोगों को लगता है कि उनकी भावनाओं को तरजीह नहीं दी जा रही। ये भावनाएं उन लोगों को पहाड़ी मूल के प्रत्याशियों की तरफ झुकने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसा होने का एक कारण यह भी माना जाता है कि इस हालिया सालों में नेताओं की आम जनता से बढ़ती दूरी। नेता जब आम पहाड़ियों की पहुंच से दूर हो रहे हैं तो अब वही लोग अपने बीच में अक्सर उपलब्ध लोगों में से ही अपने प्रतिनिधि, जो विशेषकर उनकी आवाज उठा सके, को तलाश कर रहे हैं। मास्टर जी को ऋषिकेश में मिलता समर्थन कुछ इसी तरफ इशारा करता है। लोगों को लगता है कि अपने किसी भी समस्या के लिए वो कभी भी आसानी से मास्टर से मिल सकते हैं, जबकि अन्य के साथ ऐसा नहीं है। बॉबी पवार, त्रिभुवन चौहान, मोहित डिमरी जैसे अनेक युवा इसी कारण अब प्रदेश के राजनीतिक फलक पर उभर रहे हैं, क्योंकि वो जनता के बीच आसानी से उपलब्ध हैं। उनको सपोर्ट करने वालों की संख्या अच्छी खासी है और दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। वो इसलिए क्योंकि जितने भी लोग इनको सपोर्ट करते हैं उनको लगता है कि ये सभी उन्हीं के बीच के लोग हैं, जबकि हमारे प्रदेश के अधिकतर नेताओं से जनता ना तो आसानी से मिल पाती है और ना ही उनके मुद्दों पर कोई नेता मुखर होकर बोलता है। सभी नेता आमतौर पर पार्टी लाइन पर ही बात करते हैं, यानी पार्टी की विचारधारा पर, फिर भले वो विचारधारा आमजन के मुद्दों के अनुरूप हो या ना हो। छोटे निकाय चुनावों में यह मुद्दा स्थानीय स्तर पर प्रभाव डाल सकता है, खासकर जब उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि और उनकी छवि इस विभाजन से जुड़ी हो। ऐसे मुद्दे आमतौर पर स्वाभिमान और क्षेत्रीय अस्मिता के रूप में उभरते हैं। पहाड़ी क्षेत्र के लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि उनकी आवाज और समस्याएं निकाय स्तर पर ठीक से सुनी जा रही हैं या नहीं।
मैदानों में पहाड़ों से आने वाले लोग अधिक संख्या में हैं और वो अपनी सांस्कृतिक पहचान और समस्याओं को लेकर सजग हैं। हालांकि ये भी सच है कि अगर चुनाव में स्थानीय मुद्दे जैसे पानी, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और रोजगार प्राथमिकता में हो तो ये मुद्दा ज्यादा प्रभावी हो जाता है। लेकिन जब विकास या प्रशासन से जुड़ी समस्याएं गहरी हो जाती हैं तो क्षेत्रीय असंतुलन को उभरने में इससे बल मिल जाता है। बाकी कई भाषण और प्रचार इस मुद्दे को और हवा दे देते हैं। इन निकाय चुनावों में एक बात और देखने को मिली जो शायद पहली बार देखा गया हो। सत्ताधारी दल के कुछ मंत्री ऐसे दिखाई दिए जो निकाय चुनावों में अपनी विधानसभा के अंदर ऐसे फंसे कि वहां से बाहर ही नहीं निकल पाए। कारण रहा कि छोटी सरकार में हार ना हो जाए, जबकि मंत्री रहते हुए उनके लिए निकाय चुनाव बहुत आसान डगर अपनी विधानसभा के अंदर होनी चाहिए थी। सूबे के मुखिया ही ऐसे दिखाई दिए जो प्रचार के लिए पूरे प्रदेश भर में घूम कर आए, जबकि उनके मंत्री विधायक अपनी ही विधानसभा के अंदर फंस कर रह गए। इससे कई सवाल जन्म लेते हैं। 7 साल से मंत्री रहने के बाद भी अगर उनको स्थानीय निकाय चुनाव जीतने के लिए पसीना बहाना पड़े तो ये बताता है कि उनकी स्थिति अपनी विधानसभा के अंदर ऐसी नहीं है कि उनके कामकाज पर जनता उनको वोट दे पाए। अब बात प्रेमचंद्र अग्रवाल की ही कर लें। जिस तरह से शहरी विकास मंत्री ऋषिकेश से बाहर नहीं निकल पाए, ये संकेत है कि प्रेमचंद्र अग्रवाल का किला अब दरकने लगा है। निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश चंद्र मास्टर जी के समर्थन में उतरे बॉबी पवार, मोहित दिमरी जैसे युवा उनके गढ़ में सेंध लगा चुके हैं। प्रेमचंद्र अग्रवाल भी स्थिति को समझ रहे हैं, इसलिए ही वो ऋषिकेश से बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि वो बाखूबी जानते हैं कि उनके हाथ से मेयर सीट जाने का मतलब है 2027 के विधानसभा चुनाव में उनके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाना। ऐसे ही सूबे के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत हैं, जो गढ़वाल में भाजपा के बड़े नेता के तौर पर पहचान रखते हैं। जहां इस चुनाव में उनको पूरे प्रदेश में प्रचार के लिए जुटना चाहिए था, वो भी अपनी विधानसभा तक ही सीमित होकर रह गए। पिछली बार जिस तरह से मंत्री धन सिंह रावत 500 वोट के मामूली अंतर से विधानसभा चुनाव जीते थे, उससे उनकी स्थिति का अंदाजा तो हम लगा ही सकते हैं। ऐसे में यहां उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने जनाधार बचाने की होगी। दूसरी तरफ लोकसभा में हार के बाद भी गणेश गोंदियाल का कद जिस तरह से बड़ा है, वो 2027 में धन सिंह के लिए वैसे ही एक चुनौती बनकर खड़ा है। ऐसे में अगर उनकी विधानसभा के सबसे बड़े निगम श्रीनगर से भाजपा को अगर झटका लगता है तो ये झटका सीधे धन सिंह रावत के लिए ही हो सकता है, क्योंकि यहां हारना मतलब 2027 में बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना। यहां उनकी परेशानी दूसरी भी है। भाजपा से टिकट कटने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी का मैदान में होना, जो धन सिंह की मुश्किलें बढ़ा रहा है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि अगर श्रीनगर जैसे बड़े निगम में भाजपा जीत का परचम नहीं लहरा पाई तो 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी जमीन कहीं ना कहीं कमजोर जरूर हो जाएगी। इसलिए वो इस सीट पर जोर लगाए हुए हैं और श्रीनगर से बाहर प्रचार के लिए निकले ही नहीं। वैसे इतना सब होने के बाद भी चुनावी नतीजे अगर प्रेमचंद्र अग्रवाल और धन सिंह रावत के समर्थित भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में आ जाते हैं तो भी जिस तरह से उनकी घेराबंदी अपनी ही विधानसभा में हुई है, वो बताने के लिए काफी है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में यहां उनकी डगर आसान नहीं होने वाली। सिर्फ ये ही नहीं, भाजपा के कुछ विधायकों की साख भी दांव पर है और वो अपनी अपनी सीट पर डेरा डाले रहे। इसके उलट कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इस बार खुलकर पूरे प्रदेश में अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा। पूर्व अध्यक्ष गणेश गोंदियाल, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पूरे प्रदेश में प्रचार किया, जबकि हरक सिंह रावत भी काफी समय बाद इतने एक्टिव मोड में दिखाई दिए। हरक सिंह ने भी गढ़वाल की कई सीटों पर जमकर अपने प्रत्याशियों का प्रचार किया। हरक सिंह रावत का ऐसा रूप कई वर्षों के बाद देखने को मिला है, जिसमें उनको गणेश गोंदियाल का सहारा भी मिलता दिखाई दिया है। इस सबके अलावा रामनगर में इस समय कुछ ऐसी राजनीति के बयार चली कि असली और नकली के खेल में भाजपा और कांग्रेस के समर्थक फंसते नजर आए। रामनगर नगर पालिका चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों असली और नकली के खेल में उलझे रहे। पहले बात भाजपा की कर लेते हैं। भाजपा से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़कर मुकाबले को रोचक बनाने वाले नरेंद्र शर्मा के साथ अंदर खाने भाजपा की बहुत बड़ी टीम लगी रही, जो भाजपा के लिए सिरदर्द बन चुकी है। नरेंद्र शर्मा भाजपा के जनसंघ विचारधारा के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। भाजपा के कुछ नेता खुलेआम नरेंद्र शर्मा के लिए प्रचार करते रहे तो कुछ अंदर खाने नरेंद्र शर्मा के पक्ष में माहौल बनाते रहे।
गौरतलब है कि भाजपा का सिंबल तो मदन जोशी को मिला है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं का बड़ा समर्थन कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से नरेंद्र शर्मा को भी मिलता दिखाई दे रहा है। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने अंदरूनी कलह के चलते रामनगर सीट को ओपन टू ऑल किया था, जिसके बाद पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत की टीम भुवन पांडे को चुनाव मैदान में लेकर उतरी तो हाजी मोहम्मद अकरम को कांग्रेस के हरीश रावत ग्रुप का समर्थन मिला। इस तरह से दोनों दावेदार खुद को कांग्रेस प्रत्याशी बताते रहे, लेकिन सिंबल किसी के भी पास नहीं है। अब एक कहता रहा कि मैं कांग्रेस समर्थित और दूसरा कहता रहा कि मैं कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हूं। कुल मिलाकर रामनगर में भाजपा और कांग्रेस दोनों असली और नकली के खेल में फंस चुके हैं। अब बस सारे सवालों के जवाब कुछ ही समय में सबके सामने होंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी ये तो जल्द सबके सामने आएगा ही, पर बेरोजगार संघ अध्यक्ष बॉबी पवार, राम कंडवाल, सुरेश सिंह, त्रिभुवन चौहान और भू कानून संघर्ष समिति के अध्यक्ष मोहित डिमरी ने भी जिस तरह कई जगहों पर निर्दलियों का प्रचार किया है, उसका क्या असर होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि आने वाले भविष्य में उत्तराखंड की राजनीति किस करवट बैठेगी इसके संकेत इन चुनावों के परिणाम के रूप में जरूर दिखाई देंगे। कौन मंत्री और विधायक अपने गढ़ बचा पाएगा ये भी देखना होगा, क्योंकि निकाय चुनावों के नतीजे कई नेताओं के भविष्य को भी तय करने वाले हो सकते हैं। मतलब ये नतीजे आने वाले वक्त में कुर्सी की टाइमलाइन तय कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।